Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. My name is Vatika Singh and in today's video we will know about the B.Ed third semester how to make Hindi lesson plan. But before starting this video, don't forget to subscribe my channel and press the bell icon for further upcoming video. तो चलिए फ्रेंड्स, बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। जब आप B.Ed BTC डीलेट कर रहे होते हैं और B.Ed के आप थर्ड सेमेस्टर में होते हैं, तब आपको वहाँ पे लेसन प्लान बनाने की आवश्यकता होती है। तो इस वीडियो को आप स्टार्टिंग से एंड तक ज़रूर देखिए। इस वीडियो में मैंने स्टेप टू स्टेप करके आपको लेसन प्लान कैसे बनाना है इसकी पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में दे रखी है। हिंदी में लेसन प्लान बनाने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल आपको अपने फाइल के फर्स्ट पेज पे आपको लिखना होता है पाठ योजना। इसको हम हेडिंग या टैग लाइन कहते हैं। इसको बिल्कुल ही बीचों बीच सेंटर में बोल्ड में और बहुत सुंदर ढंग से आपको इसको लिखना होता है। तो पहले हम यह जान लेते हैं कि यह पाठ योजना का मतलब क्या होता है। यह पाठ योजना क्या होता है? पाठ योजना किसी पाठ के आवश्यक बिंदुओं की एक रूपरेखा होती है जिसे कि हम पाठ योजना कहते हैं। उसके बाद आप लिखते हो विद्यालय का नाम। आप जिस विद्यालय से अपना B.Ed BTC डीलेट कर रहे होते हैं उस विद्यालय का आपको यहाँ पे नाम लिखना होता है। उसके बाद आप लिखते हो कक्षा अध्यापिका का नाम। उसके बाद आप लिखते हो दिनांक, जिस डेट को आप अपनी पाठ्य योजना को बनाते हो या जिस डेट को आप टीचिंग के लिए जाते हो उस डेट को आपको दिनांक में लिखना होता है। उसके बाद आप लिखते हो विषय, जिस विषय में आप अपनी पाठ्य योजना को बना रहे होते हैं उस विषय को आपको विषय में लिखना होता है। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे विषय में हमने लिखा हुआ है हिंदी। इसका मतलब यह है कि हम हिंदी विषय में अपनी पाठ्य योजना को बना रहे हैं। उसके बाद आप लिखते हो चक्र। टीचिंग करने के दौरान जो भी पीरियड आपको बच्चों को पढ़ाने के लिए दिया जाता है उसी पीरियड को चक्र में आपको लिखना होता है। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे चक्र में हमने लिखा हुआ है सेकंड। इसका मतलब यह है कि बच्चों के पढ़ाने का पीरियड यहाँ पे हमारा सेकंड है। उसके बाद आप लिखते हो कक्षा। जिस कक्षा के लिए आप अपनी पाठ्य योजना को बनाते हो उस कक्षा को आपको कक्षा में लिखना होता है। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कक्षा में हमने लिखा हुआ है 6। इसका मतलब यह है कि हम 6 क्लास के लिए अपनी पाठ्य योजना को बना रहे हैं। उसके बाद आप लिखते हो उपविषय। अगर आपका उपविषय है तो आप लिखोगे, अदरवाइज़ आप उपविषय नहीं लिखोगे। यहाँ पे हमारा उपविषय है व्याकरण, इसलिए हमने उपविषय में व्याकरण को लिखा है। उसके बाद आप लिखते हो अवधि। टीचिंग करने के दौरान जो समय आपको दिया जाता है टीचिंग करने के लिए उसी समय को उसी टाइम को आपको अवधि में लिखना होता है। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे अवधि में हमने लिखा हुआ है 35 मिनट्स। इसका मतलब यह है कि टीचिंग करने के लिए हमें 35 मिनट्स मिला हुआ है। उसके बाद आप लिखते हो प्रकरण। यहाँ पे हमारा प्रकरण है क्रिया, इसलिए हमने प्रकरण में क्रिया को लिखा हुआ है। आपको एक इम्पॉर्टेंट जानकारी मैं आपको ये दे दूं कि यह प्रकरण क्या होता है। ये जो प्रकरण होता है यह पाठ का नाम होता है। इसको बिल्कुल ही बीचों बीच सेंटर में बोल्ड में और बहुत सुंदर ढंग से आपको इसको लिखना होता है। उसके बाद आप एक ऐसी सीधी लाइन खींच देते हैं जिसे हम ब्लैक बोर्ड एंट्री कहते हैं। इसे हम विषय का इंडेक्स भी कहते हैं और इसे हम विषय का ब्लॉक भी कहते हैं। इस विषय के ब्लॉक में हमने आपको विषय के बारे में संक्षिप्त में सारी जानकारी आपको दे रखी है। उसके बाद आप लिखते हो सामान्य उद्देश्य। तो पहले मैं आपको बता दूं कि यह सामान्य उद्देश्य क्या होता है। जो विषय आप बच्चों को पढ़ाने जा रहे हैं उस विषय से बच्चा क्या सीखेगा उसे ही हम सामान्य उद्देश्य कहते हैं। उसे हम सामान्य उद्देश्य में लिखते हैं और सामान्य उद्देश्य में हम अपने विषय से रिलेटेड 5, 6, 7, 8 पॉइंट्स हम अपने विषय के बारे में लिखते हैं। एक इंपॉर्टेंट जानकारी मैं आपको यहाँ पे सामान्य उद्देश्य में दे दूँ कि जैसे कि आप हिंदी की 20 पाठ्य योजना बना रहे हैं तो आप अपने हिंदी की 20 पाठ्य योजना में यही सामान्य उद्देश्य आप बार बार लिख सकते हैं। सामान्य उद्देश्य में यहाँ पे हमारा पहला पॉइंट हमारा सामान्य उद्देश्य में है छात्रों को शुद्ध भाषा बोलने व लिखने की प्रेरणा प्रदान करना। दूसरा पॉइंट हमारा यहाँ पे सामान्य उद्देश्य में है छात्रों को भाषा तत्वों का ज्ञान प्रदान करना। तीसरा पॉइंट हमारे यहाँ पे सामान्य उद्देश्य में है छात्रों को व्याकरण के नियमों से परिचित कराना। चौथा पॉइंट हमारा यहाँ पे सामान्य उद्देश्य में है छात्रों में भाषा विश्लेषण की योग्यता विकसित करना। पांचवा पॉइंट हमारा यहाँ पे सामान्य उद्देश्य में है छात्रों को शुद्ध वाक्य रचना का ज्ञान कराना। उसके बाद आप लिखते हो विशिष्ट उद्देश्य। तो पहले मैं आपको बता दूं कि ये विशिष्ट उद्देश्य क्या होता है। जो पाठ आप बच्चों को पढ़ाने जा रहे हैं उससे बच्चा क्या सीखेगा उसे ही हम विशिष्ट उद्देश्य कहते हैं और उसे ही हम विशिष्ट उद्देश्य में लिखते हैं। विशिष्ट उद्देश्य हमारे 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है हमारा ज्ञानात्मक उद्देश्य, दूसरा हमारा होता है बोधात्मक उद्देश्य और तीसरा हमारा होता है कौशलात्मक उद्देश्य। इन तीनों उद्देश्यों में लगभग आपको 2-2 पॉइंट्स लिखने होते हैं। तो यहाँ पे ज्ञानात्मक उद्देश्य में हमारा पहला पॉइंट्स है छात्रों को क्रिया का ज्ञान कराना। दूसरा पॉइंट्स हमारा यहाँ पे ज्ञानात्मक उद्देश्य में है छात्रों
में क्रिया को परिभाषित करने की योग्यता विकसित कराना। बोधात्मक उद्देश्य में पहला पॉइंट हमारा यहाँ पे बोधात्मक उद्देश्य में है छात्रों को क्रिया के महत्व की व्याख्या से परिचित कराना। दूसरा पॉइंट हमारा यहाँ पे बोधात्मक उद्देश्य में है छात्रों में भाषा के प्रति जीवन उपयोगी सामान्य जानकारी प्रदान करना। उसके बाद आप लिखते हो कौशलात्मक उद्देश्य। कौशलात्मक उद्देश्य में पहला पॉइंट हमारा यहाँ पे है छात्रों को क्रिया के तथ्यों का संकलन करने योग्य बनाना। उसके बाद दूसरा पॉइंट्स आप यहाँ पे कौशलात्मक उद्देश्य में लिखते हैं छात्रों को क्रिया के महत्व को समझने योग्य बनाना। उसके बाद आप लिखते हो सहायक सामग्री। पहले मैं आपको बता दूं कि यह सहायक सामग्री क्या होता है। बच्चों को पढ़ाने के दौरान जो भी टॉपिक आप ब्लैक बोर्ड में समझाने के लिए जिन सामग्री का यूज करके बच्चों को वह टॉपिक आप एक्सप्लेन करते हो, समझाते हो, उसी सामग्री को हम सहायक सामग्री कहते हैं। और सहायक सामग्री के रूप में आप लिख सकते हो चाक, डस्टर, लपेट, श्यामपट्ट, प्रकरण से संबंधित सहायक सामग्री, संकेतक, पाठ्य पुस्तक आदि। उसके बाद आप लिखते हो पूर्व ज्ञान। तो पहले मैं आपको बता दूं कि यह पूर्व ज्ञान क्या होता है। यह जो पूर्व ज्ञान होता है यह लगभग सभी का एक समान होता है, बस यहाँ पे क्या होता है कि पाठ का नाम चेंज कर दिया जाता है। पूर्व ज्ञान में आप एक लाइन लिख सकते हो छात्र क्रिया के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। उसके बाद आप बच्चों से प्रस्तावना प्रश्न करते हैं। तो पहले मैं आपको बता दूँ कि यह प्रस्तावना प्रश्न क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है। प्रस्तावना प्रश्न का उद्देश्य छात्रों को पढ़ाए जाने वाले प्रकरण तक लाना होता है, जिससे पढ़ाए जाने वाले प्रकरण से संबंधित कुछ बातें छात्रों को स्मरण कराई जा सके, जिसको जानकर छात्र रुचि के साथ उस प्रकरण की शुरुआत कर सके। यही होता है प्रस्तावना प्रश्न का मतलब। तो अब हम छात्रों से प्रस्तावना प्रश्न करते हैं, जिसके लिए 3 कॉलम हम बनाएंगे। पहला कॉलम तो हम बनाएंगे क्रम संख्या कॉलम, जिसमें कि हम छात्रों से पूछे गए क्वेश्चन के क्रम को लिखेंगे। दूसरा कॉलम जो है कि हम बनाते हैं छात्रा अध्यापिका क्रियाओं कॉलम, जिसमें कि हम छात्रों से प्रश्न पूछेंगे। तीसरा और लास्ट कॉलम जो है कि हम बनाते हैं छात्र छात्रा अनुक्रिया का कॉलम, जिसमें कि छात्र हमारे पूछे गए क्वेश्चन के आंसर को देते हैं। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन हमारा छात्रों से है, शब्द किसे कहते हैं। तो छात्र आंसर देते हैं वर्णों व मात्राओं के योग से बनने वाला शब्द कहलाता है। दूसरा क्वेश्चन हमारा यहाँ पे छात्रों से है, वाक्य किससे बनता है। तो छात्र आंसर देते हैं शब्दों के योग से बनने वाली संरचना को वाक्य कहते हैं। तीसरा क्वेश्चन हमारे यहाँ पे छात्रों से है, अवतरण किससे बनता है। तो छात्र आंसर देते हैं अवतरण क्रिया, कर्ता व कर्म के संयोग से बनता है। चौथा क्वेश्चन हमारे यहाँ पे छात्रों से है, क्रिया किसे कहते हैं। तो छात्र आंसर देते हैं समस्यात्मक प्रश्न। इसका मतलब यह है कि चौथा क्वेश्चन का आंसर छात्रों को बिल्कुल ही नहीं आता है। क्रिया किसे कहते हैं इसके बारे में छात्रों को कोई नॉलेज, कोई जानकारी नहीं है। उसके बाद आप लिखते हो उद्देश्य कथन। उद्देश्य कथन में आप लिख सकते हो, छात्रों आज हम सब क्रिया के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। उसके बाद आप लिखते हैं प्रस्तुतिकरण। प्रस्तुतिकरण में आप लिख सकते हो, अध्ययन अध्यापन की सुविधा की दृष्टि से पाठ को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, ऐसा आप प्रस्तुतिकरण में लिख सकते हैं। उसके बाद आप व्याख्या करते हैं, जिसके लिए 4 कॉलम आप बनाएंगे। पहला कॉलम तो आप बनाएंगे शिक्षण बिंदु का कॉलम, जिसमें कि आप व्याख्या करने वाले तथ्यों को लिखेंगे। दूसरा कॉलम जो है कि आप बनाते हैं छात्रा अध्यापिका क्रियाओं का कॉलम, जिसमें कि आप व्याख्या करेंगे। तीसरा कॉलम जो है कि आप बनाते हैं छात्र छात्रा अनुक्रिया का कॉलम, जिसमें कि आप लिखेंगे छात्र ध्यानपूर्वक व्याख्या को सुनेंगे। चौथा और लास्ट कॉलम जो है कि आप बनाते हैं श्यामपट्ट कार्य का कॉलम, जिसमें कि आप व्याख्या करने के बाद मुख्य मुख्य इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को आप श्यामपट्ट में लिखेंगे। तो अब हम व्याख्या करते हैं। शिक्षण बिंदु के कॉलम में हमने लिखा क्रिया उदाहरण। छात्रा अध्यापिका क्रियाओं के कॉलम में हमने लिखा छात्रा अध्यापक छात्रों से निम्न प्रश्न करेगा। पहला क्वेश्चन हम इसमें छात्रों से पूछा गया है, वायुयान क्या कर रहा है। तो छात्र आंसर देते हैं वायुयान उड़ रहा है। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे छात्रों से पूछा जा रहा है, किसान क्या चला रहा है। तो छात्र आंसर देते हैं किसान हल चला रहा है। उसके बाद शिक्षण बिंदु के कॉलम में लिखते हैं वायुयान उड़ रहा है। दूसरा पॉइंट लिखते हैं किसान हल चला रहा है। ये दोनों क्रियाएं हैं। उसके बाद श्यामपट्ट कार्य में हम लिखते हैं वायुयान उड़ रहा है। इस वाक्य में उड़ना क्रिया है। उसके बाद हम स्पष्टीकरण करते हैं छात्राध्यापक क्रियाओं के कॉलम में। स्पष्टीकरण, ऊपर के वाक्यों में उड़ रहा है
चल रहा है शब्दों के द्वारा वाक्य पूरे होते हैं, इनके बिना वाक्य अधूरे हैं, ऐसे शब्द क्रिया कहलाते हैं। उसके बाद हम परिभाषा लिखते हैं। जिस शब्द या शब्द समूह के द्वारा किसी कार्य के होने अथवा करने का बोध हो वह क्रिया कहलाती है। उसके बाद श्यामपट्ट कार्य में हम मुख्य पॉइंट्स में लिखेंगे। जिस शब्द अथवा शब्द समूह के द्वारा किसी कार्य के होने का बोध हो वह क्रिया कहलाती है। व्याख्या करने के बाद हम छात्रों से बोधात्मक प्रश्न करेंगे, जिसके लिए 3 कॉलम बनाएंगे हम। पहला कॉलम तो हम बनाएंगे बोधात्मक प्रश्न का कॉलम, जिसमें कि हम छात्रों से पूछे गए क्वेश्चन के क्रम को लिखेंगे। दूसरा कॉलम जो है कि हम बनाते हैं छात्राध्यापक क्रियाओं कॉलम, जिसमें कि हम छात्रों से प्रश्न पूछेंगे। तीसरा और लास्ट कॉलम जो है कि हम बनाते हैं छात्र छात्रा अनुक्रिया का कॉलम, जिसमें कि छात्र पूछे गए क्वेश्चन के आंसर को देंगे। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन हमारा छात्रों से है, गीता नाच रही है, इसमें क्रिया बताओ। तो छात्र आंसर देते हैं नाच रही है, यही क्रिया है। दूसरा क्वेश्चन हमारा यहाँ पे छात्रों से है, दूसरा बोधात्मक क्वेश्चन यहाँ पे हमारा छात्रों से है, बच्चा दूध पी रहा है, इस वाक्य में क्रिया क्या है। तो छात्र आंसर देते हैं दूध पीना क्रिया है। उसके बाद हम छात्रों से पुनरावृत्ति प्रश्न करते हैं। यहाँ पे पहला पुनरावृत्ति प्रश्न हमारा छात्रों से है, राकेश कार चला रहा है, इस वाक्य में क्रिया क्या है। दूसरा क्वेश्चन हमारा पुनरावृत्ति प्रश्न हमारा दूसरा क्वेश्चन हमारा छात्रों से है, रेलगाड़ी चल रही है, इसमें क्रिया क्या है। उसके बाद हम मूल्यांकन प्रश्न करते हैं छात्रों से। पहला मूल्यांकन प्रश्न हम छात्रों से करते हैं, क्रिया अगर वाक्य में ना हो तो वाक्य डैश 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 रह जाता है। दूसरा मूल्यांकन प्रश्न हमारा यहाँ पे छात्रों से है, क्रिया युक्त 10 वाक्य लिखिए। उसके बाद हम छात्रों को गृहकार्य देते हैं। गृहकार्य के रूप में हम छात्रों को दे सकते हैं, बच्चों आप सब क्रिया की परिभाषा और क्रिया से संबंधित 5 वाक्य लिखकर लाइएगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप कमेंट करके बताइए कि आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा, और आप हमारे इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को। आपका एक लाइक, आप इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर देना। आपका यह सपोर्ट हमें मोटिवेट करता है ऐसे ही वीडियो बनाने के लिए। मैंने इस वीडियो की PDF लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, आप वहां से इस वीडियो के PDF लिंक को डाउनलोड करके इस पाठ्य योजना को देख सकते हो। मैंने इस पाठ्य योजना की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, आप वहां से इस पाठ्य योजना की लिंक को PDF लिंक को देख सकते हैं। इस पाठ्य योजना में कोई दिक्कत होती है या कोई क्वेश्चन आपके मन में हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हो और मैं यहाँ पे पूछे गए क्वेश्चन के आंसर को दूंगी। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस जरूर कर लीजिए, ताकि हम जब भी नया वीडियो अपलोड करेंगे तो उसकी नोटिफिकेशन अपडेट आपको जल्द मिल जाएगी, जिससे कि आप हमारे आने वाले न्यू वीडियो को मिस नहीं कर पाएंगे। तो हम आपसे फिर से मिलते हैं अपने ऐसे ही वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल।